पैरों में जेड पड़ा है और ये जो है ए है, ठीक है। ए से जेड तक ऐसे लिखते हैं ना, तो ऊपर ए है और नीचे क्या है जेड। ए जो है वो क्या होता है मास नंबर, m4 मास नंबर, m4 मास, तो मास लिख रखा है उसका नाम क्या है मास नंबर। तो जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा क्या होगा मास नंबर। या अगर बात करें तो आज हमने अब जो डिस्कशन करना है वो किसके बारे में करना है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 8 चला रखी थी और यूनिट नंबर 8 में दो हिस्से जो है वो सर हमारे पास है। एक जो हिस्सा था वो किसका था, एटम का था, और एक जो हिस्सा है वो किसका था, न्यूक्लियाई का। तो काम जो है वो मैं डिस्कस कर रहा था एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम जो है वो लगातार हमने डिस्कस करा, लगभग 12 से लेके 15 दिन जो है वो हमने एटम पे लगाए हैं। एटम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से जो हमने डिस्कशन शुरू करना है वो किसके बारे में होगा, न्यूक्लियाई के बारे में। क्या है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल है। तो काम जो है वो हमने क्या करना है, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियस के साइज से रिलेटेड चीजें हमारे पेपर में आती हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन जो है वो शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये पूरा बड़ा कमरा अगर किसका काम करता है, एटम का, तो पेन की जो निब होती है वो किसका काम करती है, न्यूक्लियस का काम। ये आपकी एनसीईआरटी ने बात कह रखी है। उसने क्या कहा है कि पूरा बड़ा कमरा अगर किसका काम करता है, एटम का, तो पेन की जो निब होती है वो किसका काम करती है, न्यूक्लियस का काम करती है। ये बात जो है वो आप सभी को पता है, ठीक है। तो उसी के बारे में चर्चा जो है वो आज हम करनी शुरू कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है, पहली बात तो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगली जो बात है सर वो आपको क्या पता है कि एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज, एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और कौन सा भी है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहां पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो चर्चा है वो हमने जो शुरू करनी है, वो हम डिस्कशन जो है वो क्या कर चुके हैं कि ये जो है वो हमारे पास एटम है और इसके अंदर ये जो है ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो दोनों के दोनों कहां पे अवेलेबल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है। अगली जो चीज है सर वो हमें क्या पता है कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये प्रोटॉन जो है वो किसके अंदर पाए गए, न्यूक्लियस के अंदर पाए गए। तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रॉन जो है उसके मास के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका मास लगभग सा 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। आगे भी कोफिशिएंट है लेकिन मैं एक नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूं आपको। मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी लगभग सा कितना है, 1.67 10⁻⁻27 kg है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो हैं ये कहां पे अवेलेबल हैं, न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना है, 9.1 10⁻⁻ कितना माइनस का 31, और ये आंसर किस में आएगा, केजी में। इलेक्ट्रॉन जो है, देखो समझो पहले बात को, यहाँ पे कितना है 10⁻⁻27, यहाँ पे कितना है 10⁻⁻27, यहाँ के कितना है -31। उसके कंपैरिजन में 10⁻⁻4 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, पहली बात तो। वैसे अगर अंदाजे से बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1840 टाइम्स कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके कंपैरिजन में कैसे हैं, भारी। और भारी सामान जो है वो कहां अवेलेबल है, न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल है। तो एक तो बात क्या कही गई है कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात जो है वो क्या है, अप्रोक्स होल मास। पॉजिटिव चार्ज के बारे में तो क्या कहा गया है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और अप्रोक्स होल मास। अप्रोक्स होल मास का क्या मतलब है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां अवेलेबल नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, एक प्रोटॉन है और एक कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन का भी मास ज्यादा है, न्यूट्रॉन का भी मास ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। और वो दोनों के दोनों कहां पे अवेलेबल हैं, वो दोनों के दोनों जो हैं वो कहां पे अवेलेबल हैं। मेन जो काम है जिस पे आपने आज काम करना है, जिसके लिए आप यहां पे आए हो, उस काम को मैं एक बार बताता हूं। और ये काम जो है एक बार समझने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आपने समझना ही यही है, इसी काम को करने के लिए आज हम सब यहां पे आए हैं। तो वर्ड जो है वो सर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर साइज। क्या है, न्यूक्लियर साइज। और इस न्यूक्लियर साइज को हमने डिस्कस करना है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो किस ऑर्डर का होता है। ये काम जो है ना बेटा वो हमने करना है। पहले हम एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, एक्स, ठीक है। यहां पे जो है
अगर मैं बात करता हूं तो एक वर्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है, जेड, और एक जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, ए। एक्स, एक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। कोई भी एक एलिमेंट है जिसको नाम जो है वो क्या कहा गया है, एक्स कहा गया है। इससे अगली जो चीज है, इसी के कंपैरिजन में यहाँ पे एक सब्सटेंस मान भी लेते हैं। मान लो मैंने सोडियम मान लिया, और ये जो है ये क्या है, 1123 हमारे पास है। तो एलिमेंट जो है उसको क्या कहा गया है, एक्स कहा गया है, और वो जो एलिमेंट है वहां पे हमने क्या माना है, सोडियम माना है। अब जेड, जेड जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जेड कहलाता है एटॉमिक नंबर। जेड जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ए जो है सर वो हमारे पास क्या है, मास नंबर है। ए जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। इतनी बातें जो है वो हमें पहले से ही पता है, ये कोई नई बातें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। काम जो है वो हमने क्या करना है, एक्स जो है वो एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट जो है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सोडियम का काम कर रहा है। जो पैरों में पड़ा है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11। जो माथे पे लिखा है वो क्या है, मास नंबर, जो एम फॉर माथा, एम फॉर मास, ठीक है। मास नंबर जो है वो सर यहाँ पे कितना है, 23 हमारे पास अवेलेबल है। ये बातें आपको पहले से ही पता है। अगर मैं बात करना चाहूं तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है सर वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात जो है वो हमारे पास है। कुछ बच्चे जो है ये भी लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमेशा होता है गौतम जी, नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ तब होगा जब वो कैसा होगा, अनचार्ज होगा। कैसा होगा वो, अनचार्ज। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये सोडियम लिख रखा है खाली, तो अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर है। लेकिन अगर ये सोडियम पॉजिटिव लिखा जाए तो एटॉमिक नंबर तो कितना ही रहेगा, 11, लेकिन इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो जाते हैं, 10। ये बात आपने पढ़ रखी है कि भाई इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया था, लूज, ठीक है। तो मतलब कि वैसे मेन अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल के दौरान वो आपसे पूछता है कि एटॉमिक नंबर किस किस के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। आपने छोटी क्लासेस में ये जरूर पढ़ रखा है कि ये किसके बराबर भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमेशा होंगे, नहीं होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ किसके लिए, ओनली अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या है कि जैसे सोडियम के ऊपर आपने पॉजिटिव लगा रखा है तो इस टाइम पे एप्लीकेबल ये नहीं रहेगा। सिर्फ क्या है, अगर Na लिखा हुआ है तो ये चीजें जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो जेड से लिखा गया है, और एटॉमिक नंबर बराबर किसके है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बराबर किसके भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हमेशा होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं मैं, तो हमने सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम जो है वो कितना है यहाँ पे 11, तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी है, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है सर वो कितनी है, 11। ठीक तो है सर बात। लेकिन अगर बेटा मैं क्या कहना चाहूं, Na पॉजिटिव लिख दूं तो एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा। प्रोटॉन अब भी कितने ही रहेंगे, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, 10। तो क्या हमेशा बराबर है, नहीं है। कब बराबर होगा साक्षी, जब ये अनचार्ज है। अगर इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो उस समय पे ये वैल्यूज जो हैं वो बराबर नहीं होती हैं। ये काम जो है ना वो हमने करना है। दोबारा देखो, ध्यान से समझो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है। एक एलिमेंट जो है वो हमने ले लिया, जो पैरों में पड़ा है सर वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। इसको ही किसके बराबर कहा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगली जो बात है सर वो ये किसके भी बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्या हमेशा होता है ऐसा, नहीं। जब एलिमेंट कैसा है, अनचार्ज है। अनचार्ज अगर है तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के भी बराबर है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होगा। मास नंबर, मास नंबर को अगर मैं लिखता हूं तो मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मास नंबर। और एक चीज जो आपने ध्यान से समझनी है, जिस काम के लिए आप आए हो वो क्या, कि जैसे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो हमने क्या करना है, ये जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस हमारे पास है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रह रहा है, एक न्यूट्रॉन रह रहा है और क्या रह रहा है, प्रोटॉन। इनको जो है सर वो कहा जाता है न्यूक्लियोन्स। क्या कहा जाता है इनको, न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोन्स का क्या मतलब है, रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियन, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को न्यूक्लियोन। और न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है, प्रोटॉन रहते हैं, और कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन। और इनकी वैल्यू जो है सर वो कहां लिखी होती है, जो ये माथे पे लिखा हुआ है ए, वो किसकी वैल्यू को शो करता है, न्यूक्लियोन्स को शो करता है। मतलब कि मास नंबर जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके बनाते क्या है, न्यूक्लियोन्स बनाते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स के। अब तक जो बताया है उसको अगर एक बार हम रिपीट करें
तो चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है, ये बातें आपको पता हो, और अगला आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो बस चीजों का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो शायद आपने पहले से भी पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा है तो अब आपने पढ़ लिया है। वर्ड जो हमारे पास क्या है, पहला शब्द है न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो है, मतलब कि एटम के पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। क्यों है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि एटम का पॉजिटिव चार्ज किसके पास, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। लगभग सारा सा मास, टोटल मास तो क्यों नहीं कहा, क्योंकि कुछ मास तो किसके पास है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां है, बाहर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां है, बाहर, किसके, न्यूक्लियस के। कुछ मास उसके पास था, ज्यादातर मास किसके पास है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और वो दोनों के दोनों कहां है, न्यूक्लियस के अंदर है। ये बात आपको समझ में आई। अगली जो चीज है सर वो हमने क्या करनी है, कोई भी एलिमेंट है एक्स, जो पैरों में पड़ा है वो प्रोटॉन्स की संख्या है, जो माथे पे लिखा है वो न्यूक्लियॉन्स है। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको क्या कहा गया है, न्यूक्लियॉन्स कहा गया। मानते हो आप इस बात को? ये चीजें जो है वो हमने काम करना है। हेडिंग डाले न्यूक्लियस और उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डाले न्यूक्लियस, हेडिंग डालें न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या लिखना शुरू करेंगे। बात नंबर 1, देयर इज अ सेंटर in the atom, there is a center in the atom in which entire positive charge, there is a center in the atom in which entire positive charge and whole mass, अप्रोक्स होल मास लिखो भाई, होल के आगे अप्रोक्स लगा लो, अप्रोक्स होल मास ऑफ एटम इज अवेलेबल। एक सेंटर है जिसपे चार्ज तो कैसा है, पॉजिटिव, और लगभग सारा का सारा मास जो है वो वहीं पे ही अवेलेबल है। अप्रोक्स होल मास ऑफ एटम इज अवेलेबल। ठीक है, अगली जो बात है वो लिखे न्यूक्लियॉन्स। हेडिंग डालें न्यूक्लियॉन्स, हेडिंग डालें न्यूक्लियॉन्स, और उसके अंदर लिखेंगे रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, उसके बाद आप ये बात उतार लोगे, एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ये सारा डाटा जो है वो आपने उतार लेना है कि एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, एक्स है, पैरों में जो पड़ा है वो एटॉमिक नंबर है, माथे पे जो लिखा है वो मास नंबर है। अगली जो चीज है वो हमने क्या करनी है, ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जो मास नंबर है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के विकास क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये सारी बातें जो है वो आपने उतार लेनी है। करें जल्दी शाबाश इस काम को। कोई भी बच्चा यहां तक के काम को अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो पूछे भाई। निपटाते हुए चलेंगे, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको पूछें। एलिमेंट एक्स है, उसका कंपैरिजन भी करा है, वहां से हमने देख भी लिया है कि न्यूक्लियॉन्स होते क्या हैं, संख्या कितनी है, कहते किसको हैं। न्यूक्लियॉन किसको कहा गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्यों कहा गया है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को ही क्या कहा जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, काम जो वो आपने, ये जो चीजें हैं वो आपने कर लेनी है। ठीक है, ये डन है। अब जो हमने काम करना है उसके बारे में चर्चा जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे काम आपने क्या करना है। न्यूक्लियस के साइज के बारे में जब बात करी गई तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, सुनो ध्यान से। पहली बात तो न्यूक्लियस जो शेप है वो तो कैसी पाई गई, स्फेरिकल। बात नंबर 1, तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाया गया कि न्यूक्लियस की जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल है। ठीक है, इसका हल्का फुल्का हिंट जो है वो हमें कहां से मिला था, हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और एक वर्ड पढ़ा था इंपैक्ट पैरामीटर। वहां से न्यूक्लियस की रेडियस आपने निकाली थी ना, एस्टिमेशन करा था न्यूक्लियस की रेडियस का। पहली बात तो शेप तो कैसी है, स्फेरिकल है। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी, जैसे जैसे
मास नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है, मास नंबर, वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली कि ये जो है ये किसका, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, तो हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा था, लिथियम का न्यूक्लियाई जो है इसके कंपैरिजन में और बड़ा था। और अगर बात करी गई किसके बारे में, ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर हम जा रहे थे तो न्यूक्लियस जो है उसका साइज जो है वो क्या करता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। साइज का मतलब यहां से वॉल्यूम से है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बढ़ती जा रही है, किसके अनुसार बढ़ती जा रही है, मास नंबर के अनुसार। ठीक है, मतलब कि पहली बात तो क्या बताई उन्होंने, एक्सपेरिमेंट जो है वो करे गई और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि भाई न्यूक्लियस जो है, ये चीजें जो है ना बेटा वो आपने समझनी है। अब तक का काम जो है करना है बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज आए हो ये 2 स्लाइड पढ़ने के लिए आए हो, कुल मिला के कहानी इतनी है कि काम जो हमने क्या देखा कि ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1, तो उसकी रेडियस या उसकी वॉल्यूम कुछ भी है। तो जब हीलियम के बारे में बात करी गई तो हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो इसके कंपैरिजन में कितना था, 4 गुना साइज का था। ठीक है, क्योंकि उसका मास नंबर जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, फिर अगली जो बात है वो सर लिथियम के बारे में हुई, तो लिथियम जो है उसके मास नंबर जो है वो कितना होता है, 7। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इसका जो न्यूक्लियाई है वो कितने ऑर्डर का था, 7 गुना था। ये वो देखते जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट से। मान लो मैं किसी और सब्सटेंस पे चला जाता हूं, कार्बन पे, मान लो बेरिलियम और बोरोन को छोड़ के मैं किस पे, कार्बन पे बात करूं, तो कार्बन का जो न्यूक्लियाई है, कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितने गुना है, 12 गुना है। किसमें, वॉल्यूम में। ये बात जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताई है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड या इट वाज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाया गया, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, ये पता लगाया गया क्या, कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है, ये पेपर में छप चुका है बेटा, ये आपको बस जाके उतार के आना है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। ये उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम। और इसको बताया क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो इसकी क्या रहेगी, रेडियस रहेगी, और रेडियस जो है वो आपने कितनी मान ली, मान लो r मान ली। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हर बच्चा जो है वो बोर्ड पे ध्यान दे, एक एक चीज को समझे कि काम जो है सर वो क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ठीक है, ये बात आपको बताई गई। वॉल्यूम, स्फीयर है तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के। और मास नंबर को अभी बताया थोड़ी देर पहले, मास नंबर को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट अगर एक्स है तो पैरों में जेड पड़ा है और ये जो है ए है। ठीक है, ए से जेड तक ऐसे लिखते हैं ना, तो ऊपर ए है और नीचे क्या है, जेड। ए जो है वो क्या होता है, मास नंबर, एम फॉर मास नंबर, एम फॉर मात्रा, जो माथे पे लिख रखा है उसका नाम क्या है, मास नंबर है। तो जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा क्या होगा, मास नंबर। या अगर बात करें तो जितना ज्यादा मास नंबर है किसी भी सब्सटेंस का उतनी ज्यादा उसके न्यूक्लियस की क्या है, वॉल्यूम। और क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल अगर है तो इसकी वॉल्यूम जो है सर वो क्या लिखी जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सी बात ये है। अगली जो बात है वो हमें क्या पता, 4/3 पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों नंबर जो है वो क्या है, कांस्टेंट। और जब भी आप प्रोपोर्शनल में बात करते हैं तो आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं रखते हैं, उसको आप क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। तो अब है ये 4/3 पाई जो है बेटा, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या बनेगा हमारे पास कि आर क्यूब जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल जो है, आर क्यूब जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, ए। सर ये 4/3 पाई कहां गया, कार्तिक जी आपको पता है कि 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। और जब भी आप प्रोपोर्शनल का डाटा लिखते हैं तो आप किसी भी कांस्टेंट को यूज नहीं करते हैं। समझ आ गई बात। 2 बातें जो है वो अभी तक सीखी गई हैं और उन्हीं के बारे में हमने काम करना है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास नंबर के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम अलग अलग फॉर्मूले हैं, शेप पता लगाई गई, शेप कैसी थी, स्फेरिकल। और स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। मास नंबर लिखा है तो मास नंबर को किससे लिखा जाता है, ए से। 4/3 पाई दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट। छोड़ दो, क्यों छोड़ दिए सर, इक्वल लगा होता तो ना छोड़ पाते, प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया उसको। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल किसके है, ए के। और अगर आर क्यूब जो है प्रोपोर्शनल है किसके, ए की पावर 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें काम क्या करता हूं, क्यूब रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं क्यूब रूट कर लूं
तो क्यूब रूट करा तो ये क्या बन गया r, और प्रोपोर्शनल चला गया किसके, a की पावर 1/3, क्योंकि दोनों की पावर को 3 से डिवाइड करना था। इसकी तो पहले से ही 3 है, 3 से डिवाइड करा तो पावर कितनी रहेगी 1, इसकी पावर 1 थी तो ये क्या रह गया 1/3। प्रोपोर्शनल में आप जो है काम नहीं करते, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमारे पास एक वर्ड आया आर नोट। ये पिछले वाला आर नोट नहीं है, ये अलग है। ये आर नोट जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, और इसके बारे में जब बात करी गई तो इसकी वैल्यू जो है सर, आर नोट जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है। आर नोट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में जब चर्चा करी गई तो इसकी वैल्यू जो है सर वो आई, इसकी वैल्यू आई आर नोट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। कितनी वैल्यू आई है 1.2 फर्मी। अब फर्मी के ऑर्डर की बात करता हूं तो फर्मी का मतलब जानते हैं सारे, 10⁻⁻⁻15। मतलब कि ये जो बॉक्स बनाया है ना बेटा, ये पेपर में आना है। मतलब कि अगर मैं बात करना चाहूं तो 20 बार अगर पेपर होगा तो 18 बार इसका क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। मतलब न्यूक्लियाई जो है वो इसमें ही सिमट जाता है वैसे तो। कि अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बात करी किसके, न्यूक्लियस के साइज की। न्यूक्लियस के साइज के बारे में जब चर्चा करी गई तो सर न्यूक्लियस के साइज के बारे में अलग अलग बातें जो बताई गई वो क्या थी। बात नंबर 1, शेप कैसी है, स्फेरिकल, जिसकी वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है। किसके साथ बढ़ती जा रही है, प्रोपोर्शनेट में थी मास नंबर के। कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसका मास नंबर कितना है 1, हीलियम का कितना 4, तो इसका जो न्यूक्लियस था उसकी वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में कितनी थी 4 गुना। लिथियम में बात करी गई तो उसका कितना था 7 गुना था। उसकी अगर बात करी जाए तो वो कितना था, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ एलिमेंट x एंड y, ऑफ एलिमेंट x एंड y रिप्रेजेंटेड एज। ये बोर्ड में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है बेटा, ठीक है। 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट जो उसका नाम क्या दे रखा है x, दूसरे वाले का नाम क्या दे रखा है y, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है x का मास नंबर कितना दे रखा है 27 और y का कितना दे रखा है 125। यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ रेडियस फॉर x टू द रेडियस फॉर y। ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमने क्या कुछ करनी है, सुनो बेटा ध्यान से, कि 2 एलिमेंट जो है वो मुझे पता है, इन दोनों को अगर मैं अलग अलग कर लूं, पहले एक सवाल मैं करवा देता हूं, बाकी हर क्वेश्चन रिपीटेड होगा, आप खुद से कर पाओगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। कि काम जो सर वो हमने क्या करना है, एक x है एक y है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये एलिमेंट x जो है इसके मास नंबर को क्या मान लिया a1, इसका जो मास नंबर है सर वो क्या है a1, a1 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 27। इसका मास नंबर जो है वो, मास नंबर को a से लिखा जाता है ना, तो इसका मास नंबर जो है सर वो कितना हो गया 125। ये बातें जो है वो आपको पता है। कि अगर मैं बात करूं 2 एलिमेंट मेरे पास हैं, एक का नाम क्या है x, दूसरे का नाम क्या है y, मास नंबर इसका कितना है 27, उसका कितना है, मास नंबर जो है उसको किससे लिखा जाता है a, तो पहले वाले को a1 लिख लिया, दूसरे वाले को क्या लिख लिया a2। तो अगर मैं रेडियस फॉर x लिखता हूं तो रेडियस फॉर x जो है सर वो क्या होगा r नोट a की पावर 1/3, और इसका a जो है वो कितना है a1 है। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूंगा तो ये क्या हो गया r नोट a1 की जगह कितना है 27 और रेज टू पावर कितना है 1/3। 27 की पावर 1/3 की बात करूंगा तो 27 की पावर 1/3 कितना होता है 3। या आप इसको और अच्छे से करना चाहो तो 3 की क्यूब को 27 कहते हैं, इनटू में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो रेडियस फॉर x जो है सर वो क्या हो जाएगा r नोट और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। ये बात कि रेडियस का फॉर्मूला है r नोट a की पावर कितना 1/3, रेडियस फॉर x, r नोट को r नोट लिखा a1 की जगह 27 की पावर कितना हो गया 1/3। 27 को हम क्या लिखते हैं 3 की क्यूब की पावर कितना 1/3, 3 से 3 गया तो r नोट इंटू में कितना हो गया 3 हमारे पास, ये काम है। अगर मैं रेडियस फॉर y लिखता हूं तो रेडियस फॉर y जो वो क्या हो जाएगा r नोट, और ये कितना हो जाएगा a2 की पावर 1/3। इस तरीके से काम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला जो है, रेडियस का फॉर्मूला जो है वो क्या है r नोट a की पावर कितना होता है 1/3। y वाले का जो मास नंबर है सर वो कितना बताया आपने a2 जो है वो आपने बताया। सिंपल सी बातें हैं। यहां पे अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस फॉर y अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा r नोट a2 की वैल्यू कितनी है 125 रेज टू पावर कितना, इतना तो सभी को ही पता है, ये 5 की क्यूब है, या तो 5 ही लिख लो डायरेक्ट इसको,
तो रेडियस फॉर वाई अगर मैं लिखूं तो काम जो है वो क्या हो जाएगा, आर नोट, और इसकी वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 5। इस इक्वेशन को क्या कह दिया आपने, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, मुझे दोनों का रेशियो बताना है तो क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो चीजें जो है हमारे पास क्या बनेंगी, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई। हालांकि इतना बड़ा करके पहला क्वेश्चन है, इस वजह से इस तरीके से दिखा रहा हूं, नहीं तो 1 सेकंड का सवाल है भाई। उसका क्यूब रूट करा दो 3 और इसका करा दो कितना 5, आंसर कितना आना था 3:5। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तरीका जो है वो समझा रहा हूं आपको। आर नोट इंटू में 3 और ये कितना हो गया, आर नोट इंटू में 5। तो अगर इनको कैंसिल करेंगे तो आर नोट से आर नोट गया, तो ये आंसर किसके बराबर हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 5। ये काम जो है ना वो हमारा आंसर आ गया। वो तो तुम्हें पहले से भी पता था कि जो भी मास नंबर है उसकी पावर 1/3 करनी होती है। इसकी रूट क्यूब रूट करूंगा तो कितना 3, उसका करूंगा तो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। यकीन मानो ये सवाल 4-5 बार आपसे पूछा जा रहा है, मैं बुक में दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो काम जो है वो आपने इस तरीके से कर लेना है। रेडियस फॉर एक्स लिखा अनमोल जी, तो हमारे पास क्या है 27 की पावर 1/3 था, और अगर उसके लिए लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 125 रेज टू पावर 1/3। दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन। कोई बच्चा ऐसा है जिसको बातें नहीं समझ आ रही वो जरूर पूछे, समझ आ रही है तो उतारें इस काम को, फिर आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड न्यूक्लियर रेडियस, फाइंड न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, फाइंड न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एन एलिमेंट x, और x जो है उसका मास नंबर कितना दिखा रखा है, 8 दिखा रखा है। क्वेश्चन है कोई, है ना, काम जो वो आपको क्या कह रखा है बताओ, क्वेश्चन नहीं है तो वंशी का क्या जवाब होगा। x जो है वो एक एलिमेंट दे रखा है, इसकी न्यूक्लियर रेडियस आपने बतानी है, और इसका मास नंबर जो है वो कितना दे रखा है 8। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जब हम कंपेयर करते हैं तो a जो मास नंबर है सर वो तो किसके बराबर है, 8 के बराबर, जानते हैं सारे इस बात को। और रेडियस का फॉर्मूला जो है सर वी नो दैट r इज इक्वल टू आर नोट a की पावर 1/3। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नोट a की जगह वैल्यू कितनी है 8, और रेज टू पावर कितना हो गया 1/3, कि r इज इक्वल टू आर नोट a की पावर कितना है 1/3। a की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है 8 की पावर कितना हो गया 1/3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर नोट, इसको लिखूंगा तो ये क्या हो गया 2 की क्यूब, और इसकी पावर कितनी 1/3, 3 से 3 गया, तो ये क्या रह गया आर नोट इंटू में 2। आर नोट की वैल्यू कितनी बताई थी 1.2 10 टू पावर माइनस का मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी थी तो कितना हो जाएगा 2.4 10 टू पावर माइनस का 15, या इसको अगर लिखना चाहें तो 2.4 फर्मी हम लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो आप इस बात को, कि काम जो है वो आपने क्या करना है कि x जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है 8, एक की बात करनी है। r का फॉर्मूला क्या बताया, आर नोट a की पावर 1/3, आर नोट को आर नोट रखा है, a की जगह 8 है की पावर 1/3। हालांकि आप ऐसे नहीं सोल्व करना चाह रहे हैं, आपको पता ही है सीधा, तो आर नोट इंटू 2, आर नोट की वैल्यू रखी, हिमांशु आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतने काम में, बहुत बेसिक सी चीजें हैं मेरे हिसाब से, तो कोई भी डाउट हो गया भाई। ये अगला क्वेश्चन लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई। एक छोटी सी बात और भी है, आपके लिखने के तरीके से ना आपके पढ़ने के इंटरेस्ट का पता चलता है। आराम से लिखो, ऐसा लिखो कि दोबारा तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए, इस बात पे विशेष ध्यान दें। और जो बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएगा उसका पढ़ने का भी मन करेगा, उसके नंबर भी बढ़िया आएंगे। तुम पहली बात तो रफ कॉपी ले रहे हो, फिर उसमें लिखे इतना बढ़िया रहे हो, तीसरी बात वो कॉपी नहीं पावे टाइम पे, नंबर कहां से आएंगे भाई। हर समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहली कंडीशन तो कॉपी एक ठीक ठाक सी हो, दूसरी बात उसमें जो लिखाई लिखो कोशिश कर लो कि 2 पेन का इस्तेमाल करो, ताकि मेहनत करोगे तो तुम्हारा दोबारा मेहनत करने का मन करेगा। चलो जी, क्या कर रहे थे, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, फाइंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई कोरस्पॉन्डिंग टू x एंड y, कोरस्पॉन्डिंग टू x एंड y, x और y के कोरस्पॉन्डिंग काम जो आपने करना है। और x का जो मास नंबर है वो a1 है, और y का जो मास नंबर है वो कितना है a2। ये एक तरीके से जनरल क्वेश्चन जो है वो हमने करना है। x और y के रेडियाई का, कौन सी रेडियस है ये, न्यूक्लियर रेडियस है। कोरस्पॉन्डिंग रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियर रेडियस है। न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो जो है ना वो आपने बताना है, और ये रेशियो आप अंदाजा लगा रहे हो किस ऑर्डर का होता है, फर्मी।
रेशियो नहीं, मतलब कि रेडियस किस ऑर्डर की होती है, फर्मी, 10 की पावर माइनस का 15। किसने बताई थी ये बात आपको, पदम, किसने बताई थी? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक वर्ड था, किससे लिखा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को? आर नोट से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? आर नोट से। काइनेटिक एनर्जी के कैसे प्रोपोर्शनल था ये? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी? 1। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी के कैसा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। एक वर्ड था इंपैक्ट पैरामीटर। क्या था इंपैक्ट पैरामीटर? लिखा किससे जाता है? बी से। किस एंगल के प्रोपोर्शनल था ये? एंगल क्या होता है? कोट φ/2। फाई क्या है यहां पे? स्कैटरिंग एंगल है। फाई जो है वो क्या है? स्कैटरिंग एंगल। ये तो तब कहानी है जब एटम पे तुमने जोर लगाया है, तब जाके तुमने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। एटम वाले चैप्टर को तो तुमने घर जाके पढ़ा है। और मान लो कोई इससे पिछले वाला चैप्टर पूछ ले या उससे पहले पूछ ले, मैं एक छोटी सी बात बार बार कह रहा हूं भाई, पहली बात 15 मिनट डेली का काम करो। आज वाला काम है मुश्किल से, युवराज कितना समय मानते हो, कितनी देर में रिपीट हो जाएगा ये काम? 10 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा भाई। ये 10-10 मिनट जो है 6 दिन दो और संडे को ये सारा काम रिपीट कर लो। अगर ऐसा कर पा रहे हो तो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं तो पता चलेगा पेपर देख के। 3 ही शब्द समझ में आएंगे, एक चार्ज, एक कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा होगा, वो बस यूं पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है, और एक कहीं मैग्नेटिक फील्ड पाएगा। ये 4 शब्द पता होंगे, नहीं तो यूं नहीं पता चलेगा कि हो क्या गया। आप समझो थोड़ा सा, ठीक है? ये वाला चैप्टर जो है इसमें मतलब ये वाला काम इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर आ रहा है बताओ? रेडियस फॉर एक्स टू रेडियस फॉर वाई क्या आ रहा है? A1 रेशियो A2 की पावर 1/3। नहीं, रेडियस का रेशियो पूछा ना भाई, वो तो क्यूब ऑफ रेडियस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। काम जो हमने क्या करना है, बहुत बढ़िया भाई। तो चीजें जो हमने क्या करनी है, रेडियस का फॉर्मूला जो है वो क्या है? रेडियस का फॉर्मूला है सर R0, A की पावर कितना है? 1/3। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। एक ही काम करवाया आज बस, और कुछ करवाया नहीं। रेडियस फॉर एक्स, एक्स की रेडियस की बात करूं तो R0 A की जगह कितना है? A1, और इसकी पावर जो है वो कितनी है सर? 1/3 के बराबर। ये इक्वेशन क्या मान ली? फर्स्ट। रेडियस फॉर y लिखूंगा तो R0 A की जगह कितना है? A2, और इसकी पावर कितना है? 1/3। ये जो इक्वेशन है ये क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड। मानते हो इतनी बात को सारे कि सर रेडियस का फॉर्मूला R0 A की पावर 1/3। जब मास नंबर A1 है तो क्या रख लिया? A1। A2 है तो क्या रख लिया? A2। अगर मोक्षिता क्या दे रखा होता, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो सोल्व करते, दे ही नहीं रखा तो कहां से सोल्व करेंगे? तो काम जो है वो क्या कर लेंगे एंजल, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई क्या? अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर लेता हूं तो इन दोनों इक्वेशंस के डिवाइड करने पे क्या बनता है? यहां पे क्या हो जाएगा? रेडियस फॉर एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस फॉर वाई। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करा तो डिवाइड अब किसको करेंगे? राइट को राइट से। तो R0 A1 की पावर कितनी? 1/3 डिवाइडेड बाई कितना? R0 A2 की पावर कितना? 1/3। R0 ने R0 को मार दिया, क्या बच गया हमारे पास? A1/A2 और होल रेज टू पावर कितना? 1/3। कोई बात ही नहीं है यार, मजाक चल रहा है। ठीक है, और आप यकीन मानो 95% पेपर यहीं खत्म हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियस से रिलेटेड। मतलब कि जो सवाल पेपर में आना है वो लगभग हम कर चुके हैं। देखो आने को तो आ जाए कुछ, लेकिन जो सिनेरियो कह रहा है कि अगर 100 बार पेपर होगा तो 95 बार ये सवाल आएगा आपके पेपर में। कुल मिला के कहानी ये है। इस काम को जो है वो आपने उतार लेना है, कर लेना है। कोई दिक्कत आती है पूछ लेना है भाई।